हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आइए आज के शुभ दिन की शुरुआत हम शुभ विचारों के साथ करते हैं। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उनका ये कहना है, उनका ये सोच है कि खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी पे उम्मीद रखने के बजाय उस उम्मीद का खुद वजह बनिए, है ना। किसी पे उम्मीद करने के बजाय दोस्तों उस उम्मीद का वजह आप खुद बनिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? यकीनन अगर आप इस दुनिया की होड़ में सफलता पाने की तमन्ना रखते होंगे तो आप जहां भी होंगे दोस्तों सच्ची लगन के साथ संघर्ष में जुटे होंगे अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, यूपीपीसीएल 26/10/2016 यानी कि 26 दिसंबर 2016 को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आज हम दोस्तों उसका डिस्कस करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और जैसा कि दोस्तों पिछली बार जो हमने जून वाले जो 26 जून 2016 में एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों काफी रिपीट हुए हैं 26/10 वाले एग्जाम में। आप खुद देखना अपनी आंखों से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट पसंद आए तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक करिएगा, बिल्कुल दिल से लाइक करिए दोस्तों, और दिल से इस क्लास को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्षारीय सेल किस क्रिया द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है ना। जो क्षारीय सेल है किस क्रिया द्वारा ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है? ये दोस्तों केमिकल क्रिया के द्वारा। किसकी क्रिया, कौन सी क्रिया के द्वारा? ये केमिकल क्रिया के द्वारा ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। केमिकल क्रिया किसमें होता है? लिखिएगा दोस्तों, ये बैटरी में होती है। किसमें? ये बैटरी में आपकी केमिकल क्रिया होती है। जो तापीय क्रिया है ये किसी हीटर में होती है। किसमें? हीटर में होती है और हीट उत्पन्न करती है। जो मैग्नेटिक क्रिया है दोस्तों, ये किसमें होती है? ये मोटर या जनरेटर में होती है। जो मोटर तथा जनरेटर होते हैं ना, इन सभी में दोस्तों मैग्नेटिक क्रिया होती है। और इससे आपको आउटपुट क्या मिलता है? तो एक डायनामिक गति मिलती है। नोट कीजिएगा दोस्तों, इससे आपको क्या मिलता है? डायनामिक वोल्टेज, डायनामिक आपको वोल्टेज इससे मिलता है ना। जो गैसीय प्रक्रिया है, गैसीय क्रिया है, ये दोस्तों कहां पर देखने को मिलता है? बल्ब के अंदर। और बल्ब से आपको क्या मिलता है आउटपुट में? तो इससे आपको प्रकाश मिलती है। क्या दोस्तों? इससे प्रकाश मिलती है। फिर देखिएगा, ये जो आपका क्षारीय सेल है ना, क्षारीय सेल किस सेल को कहते हैं? तो एक पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, जो आपका क्षारीय सेल है ना, इसको हम क्षारीय सेल देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकल आयरन सेल। कौन सा दोस्तों? निकल आयरन सेल। और जो आपकी निकल कैडमियम सेल है, इस सेल को भी हम क्षारीय सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपकी निकल कैडमियम सेल और निकल आयरन सेल है, इसमें जो निकल आयरन सेल है दोस्तों, किस सेल को ये ओवरटेक करके इस सेल को बनाया गया है? तो लेड एसिड सेल को ये ओवरटेक किया है। किसको दोस्तों? लेड एसिड सेल को ओवरटेक किसने किया है? निकल आयरन सेल। और निकल आयरन सेल को इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में काम में लेते हैं, क्योंकि जो आपकी लेड एसिड सेल होती है ना प्यारे दोस्तों, उसका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दोस्तों हमें एक ऐसे बैटरी की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, और वो है आपकी निकल आयरन सेल। और दोस्तों जो आपका एलईडी, यानी कि एलईडी का मतलब है दोस्तों एलईडी नहीं है, एलईबी होगी, है ना। तो लेड एसिड जो बैटरी है, इसका आकार बहुत बड़ी होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, बताइए जो आपका निकल सेल है, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो लिखिएगा KOH। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में लिखेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, है ना। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पावर स्टेशन किस उद्देश्य हेतु स्थापित किया जाता है? इसको दोस्तों पावर उत्पादित करने के लिए, किसके लिए हम पावर स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं? पावर का उत्पादन करने के लिए। एक पॉइंट लिखेगा दोस्तों, नोटबुक अपने साथ में रखिए और पॉइंटों को नोट करते चलिए। सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, अगर दोस्तों थर्मल पावर प्लांट, ये सबसे बड़ी पावर प्लांट होती है ना, थर्मल पावर स्टेशन बोलिए या पावर प्लांट बोलिए, जो आपकी थर्मल पावर प्लांट है, इसमें फ्यूल क्या होता है दोस्तों? तो इसमें जो फ्यूल होता है वो कोयला होता है, फ्यूल। फिर आती है आपकी हाइड्रो पावर प्लांट। नोट कीजिएगा, जो आपकी
हाइड्रो पावर प्लांट होती है? बताइएगा कमेंट करके कि इसमें दोस्तों आपका ईंधन क्या होता है, फ्यूल। तो इसमें ईंधन के रूप में हम पानी को काम में लेते हैं, है ना। फिर आती है आपकी दोस्तों विंड पावर प्लांट। क्या इसमें विंड पावर प्लांट में ईंधन क्या होता है? जो आपका विंड पावर प्लांट और जो आपकी दोस्तों सोलर प्लांट होती है ना, सोलर पावर प्लांट, इनमें क्या क्या होते हैं देखिए फ्यूल के रूप में। तो सोलर में तो दोस्तों सूर्य की किरण होती है, इसमें क्या होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं जिनको आप प्रकाश कहते हैं, वही फ्यूल के रूप में काम में आती है ना। और जो विंड पावर प्लांट है, इसमें विंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, पवन से, यानी कि हवा इसमें क्या होती है, आपकी फ्यूल होती है। फिर देखिएगा यहां पर है एक बायोगैस। ये क्या है, बायोगैस। इसमें फ्यूल दोस्तों गोबर आती है। क्या आती है, जो गोबर होती है ना, गोबर से भी हम पावर का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बायोगैस से फिर डीजल प्लांट आपकी आती है। कौन सी प्लांट दोस्तों, डीजल प्लांट। और इस डीजल प्लांट में फ्यूल क्या होता है, तो इसमें डीजल ही होती है आपकी फ्यूल के रूप में, है ना। तो ये सब के सब प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो, विंड, सोलर, बायो और डीजल। एक होती है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें अगर पूछा जाए कि फ्यूल के रूप में हम किस पदार्थ को काम में लेते हैं, तो इसमें यूरेनियम फ्यूल के रूप में होती है। कौन सी दोस्तों, यूरेनियम होती है जो फ्यूल के रूप में होती है। तो ये सारे पावर स्टेशन है, ये एग्जाम में दोस्तों काफी बार पूछे जा चुके हैं, अब रिपीट भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चालकीय पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है? ये दोस्तों ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी निर्भर करती है, संपूर्ण लंबाई पर भी और पदार्थ की प्रकृति पर भी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर इसका ए है ये करेक्ट आंसर होगा। सुनिए, जो आपका चालकीय पदार्थ है ना, ये जो पदार्थ होता है दोस्तों, इस पदार्थ की अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा लंबाई बढ़ाते हैं, तो इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसी लंबाई को हम बढ़ाते हैं, इसी लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा आईआर है, आईआर क्या है, इंसुलेशन प्रतिरोध, ये घट जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि आईआर जो है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन सामान्य प्रतिरोध जो है वो लंबाई के क्या होती है, लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध का क्या काम होता है, लिखेगा, जो आपकी प्रतिरोध है ना दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है कि करंट को कंट्रोल करना। करंट को ये क्या करती है, करंट को ये कंट्रोल करती है। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा, जो छोटे आकार के एलईडी बल्ब होते हैं, जैसे 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट, उससे भी छोटे होते हैं, है ना, जो नियॉन लैंप में लगे होते हैं, उसके सीरीज क्रम में अक्सर एक छोटी सी दोस्तों निम्न मान की प्रतिरोध वहां पर लगाया जाता है। किस वजह से, उस करंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जो आपका एलईडी है बिल्कुल निम्न वाट वाली, वो फ्यूज ना हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके सीरीज क्रम में एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, है ना। बिल्कुल दोस्तों, कंसेप्ट अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को बिल्कुल लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर दूसरे विद्यार्थियों तक आप जरूर कीजिएगा। 3 कला 4 वायर सिस्टम का उपयोग सामान्यतः किन स्थानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ए करेक्ट आंसर होगा, है ना, द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी पॉइंटों को दोस्तों आपके नोटबुक तक पहुंचाना ये मेरा काम है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, जो आपकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है ना, इस लाइन में दोस्तों वोल्टेज का मान कितना होता है, तो 1000 वोल्ट से कम, लिखेगा 1000 वोल्ट से कम। ये किस सिस्टम की बात हो रही है, तो ये दोस्तों एसी सिस्टम की बात हो रही है। किसकी, ये एसी सिस्टम की बात हो रही है। और इसको हम किस वोल्टेज के किस श्रेणी में रखते हैं, तो लिखेगा, इसको हम वोल्टेज के लो श्रेणी में रखते हैं, लो वोल्टेज की श्रेणी में इसको रखते हैं। फिर देखिए आपका प्राइमरी आता है, क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दोस्तों 1000 वोल्ट से लेकर 96 किलो वोल्ट, कितना, 1000 वोल्ट से लेकर के 96 किलो वोल्ट को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी दोस्तों एसी सिस्टम में ही, और इसको हम मीडियम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। किसके वोल्टेज के, किस वोल्टेज की श्रेणी में रखते हैं, मीडियम वोल्टेज की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। फिर देखिए यहां पर सेकेंडरी
सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन आती है। जो आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है ना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कितना होता है, तो 1000 किलो वोल्ट से कम, जो 1000 किलो वोल्ट से कम की वोल्टता होती है ना, उसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। और ये भी दोस्तों एसी सिस्टम की ही बात हो रही है, और इसको हम हाई वोल्टेज की श्रेणी में रखते हैं। किसमें? हाई वोल्टेज की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। ये सारे जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं ना, ये बहुत ही काम की चीज लिखा रहा हूं। फिर देखिए, जो आपकी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये दोस्तों प्राइमरी जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, ये कुल 3 प्रकार के होते हैं वोल्टेज के अनुसार। सबसे पहला लिखेगा, इसका अगर वोल्टेज रेटिंग दोस्तों 200 से लेकर के 200 किलो वोल्ट से लेकर के 800 किलो वोल्ट तक के बीच में है। कितना? 200 किलो वोल्ट से लेकर के 800 किलो वोल्ट। ये एसी और डीसी दोनों प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। इसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के श्रेणी में रखते हैं, है ना। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की श्रेणी में हम इस वोल्टेज ग्रेडिंग को रखते हैं। फिर देखिए, जो आपका दूसरा है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, उसमें वोल्टेज का जो रेटिंग है वो कितना है? वो दोस्तों 800 किलो वोल्ट से लेकर के 1000 किलो वोल्ट। कितना? 1000 किलो वोल्ट। और ये भी एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के सिस्टम द्वारा इस वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है। और इसको दोस्तों अल्ट्रा हाई, इसको हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज की श्रेणी में रखते हैं। अल्ट्रा हाई वोल्टेज की श्रेणी में इस वोल्टेज सीमा को रखी जाती है। फिर एक पॉइंट और लिखिएगा, जो आपकी एक और है दोस्तों प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है, ये 1000 किलो वोल्ट से अधिक की अगर रेटिंग वाली वोल्टेज है, तो इसको हम कहां, किसके द्वारा ट्रांसमिट करते हैं? HVDC के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। इसको दोस्तों हम AC ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग नहीं करते। और HVDC का पूरा नाम क्या होता है? लिखेगा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, है ना। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ये किसका पूरा नाम है? ये पूरा नाम है दोस्तों आपका HVDC का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको दोस्तों इसका PDF भी कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस वोल्टेज मापने के लिए किस वैद्युतिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम विभव यंत्र का प्रयोग करते हैं। विभव यंत्र द्वारा दोस्तों विद्युत वोल्टेज का मापन करते हैं। किसका? विद्युत वोल्टेज का। और पोटेंशियोमीटर द्वारा हम किसका मापन करते हैं? तो देखिएगा, किसी बैटरी का विभव मापते हैं। बैटरी का विभव जब आपको मापना होगा ना, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? पोटेंशियोमीटर का। और इस पोटेंशियोमीटर से दोस्तों आप विद्युत का वोल्टेज भी माप सकते हैं। विद्युत वोल्टेज भी आप इससे माप सकते हैं। आवेश यंत्र, इससे क्या मापा जाता है? तो चार्ज मापी जाती है ना। और बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो इससे दोस्तों आप किसी नेटवर्क में प्रवाहित, नोट कीजिएगा दोस्तों, किसी नेटवर्क में प्रवाहित अनबैलेंस करंट को, है ना, असंतुलित करंट का जब आपको मापन करना है, असंतुलित करंट का जब आपको मापन करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर जैसे दोस्तों यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, समांतर कनेक्शन में संयोजित कुल प्रतिरोध की दर कितनी होती है? तो इसमें होती है दोस्तों कम से कम, है ना। समांतर में अगर आप जोड़ते हैं तो कम से कम, अगर सीरीज के लिए बोला जाता तो यह है दोस्तों सीरीज के लिए अधिक से अधिक वाली, है ना। सीरीज के लिए अधिक से अधिक वाले और समांतर के लिए कम से कम वाले। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। और ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, आपको सिलेक्शन तक यही पहुंचाते हैं, है ना। बिल्कुल दोस्तों अपनी तैयारी पे आप फोकस रखिए। आपकी जो तैयारी है ना, इतना हाई लेवल तक हो जाएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे अधिक फोकस कहां रखना है? अपनी तैयारी में। किसी R प्रतिरोध वाली तार को खींचकर उसकी वास्तविक लंबाई से n गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध किस मान का हो जाएगा? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कंफ्यूजन इसमें रहता है और गलत आंसर हो जाता है। उस गलत आंसर से आपको कैसे बचना है? देखिए दोस्तों, एक तार है, इस तार का जो लंबाई है ना टोटल, ये 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। और 2.5 mm स्क्वायर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि मोटाई है, ऐसा आपको मानना है। अभी इसका देखिए जो प्रतिरोध है वो कितना है? R है। और कितना गुना है? तो ये n गुना है। कितना गुना दोस्तों? n गुना। अगर मैं 2.5 mm स्क्वायर वाली मोटाई
वाली तार को 1 मीटर और इसमें ऐड कर दूं तो ये भी कितना हो गया 1 मीटर, यानी कि टोटल मिला के 2 मीटर हो गया। लंबाई कितना हो गया 2 मीटर। इसके आकार में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, एक और टुकड़ा ले आकर के जोड़ दिया जिससे इसकी लंबाई बढ़ गई। अगर डायरेक्ट इस प्रकार से आप लंबाई बढ़ाते हैं ना, इसका जो प्रतिरोध होता है वो L के समानुपाती होती है। लेकिन दोस्तों यही जो पहले वाली आपकी तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 2.5 mm² क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इसको आप खींच करके बढ़ाते हैं तो खींचने से क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा। पहले आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा था, अब आकार में परिवर्तन होगा। 2.5 mm², इसका आधा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो लंबाई खींचकर बढ़ाने से तार पतला हो गया और पतले तार का भी प्रतिरोध इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, प्लस n गुणे n हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों Rn², है ना। जो n था वो पहले का है और जो आपने खींच कर बढ़ाया वो n गुना प्रतिरोध है। तो Rn² इसका क्या हो जाएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका C यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्यूज की रेटिंग सदैव किसमें लिखी जाती है? तो इसकी जो रेटिंग है दोस्तों हमेशा एम्पियर में लिखते हैं। किसमें? हमेशा एम्पियर में लिखते हैं। सुनिए, जो फ्यूज है दोस्तों इसको किस में लगाया जाता है, किस वायर में? फ्यूज को ना फेज वायर में लगाई जाती है। किसमें दोस्तों? फेज वायर में फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं। ये किस एक्ट में कहा गया है? तो लिखेगा ये एक्ट 32 में लिखा गया है कि फ्यूज को हमेशा फेज वायर में ही कनेक्ट किया जाना चाहिए। और जो आपकी फ्यूज की रेटिंग है वो एम्पियर में होता है। किसमें दोस्तों? एम्पियर में। अगर मैं आपसे कहूं किसी सर्किट में फ्यूज आप किस रेटिंग का लगाएंगे, तो किसी सर्किट में दोस्तों फ्यूज उस रेटिंग का आपको लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सर्किट है जिसमें फुल लोड की कंडीशन में 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित होती है, उस फुल लोड का जो 5 एम्पियर है, इस 5 एम्पियर का 1.5 गुना अधिक रेटिंग वाला आपको अधिक रेटिंग वाला आपको फ्यूज लगाना होगा। तो कितना हो जाएगा ये 7.5 एम्पियर। कितना दोस्तों? 7.5, 7.5 एम्पियर का फ्यूज आपको लगाना पड़ेगा। वोल्टेज किसकी है? तो ये वोल्ट की है। ये किसकी है दोस्तों? वोल्ट की यूनिट वोल्टेज में होती है। वाट हावर किसकी है? ये एनर्जी मीटर की। नोट कीजिएगा, ये किसकी है? एनर्जी मीटर की होती है। और शक्ति किसकी है? ये केवल पावर की है। ये शक्ति किसकी यूनिट होती है? तो ये पावर की यूनिट होती है। बिल्कुल ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके यूपीपीसीएल में, है ना। डीआरडीओ और इसरो में जब आप बैठेंगे तो जरूर वहां पर थोड़ा अलग प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो डीआरडीओ का एग्जाम हुआ है उसमें भी दोस्तों थोड़ा हिसाब से ही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेहिसाब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। परिणामित्र का उद्देश्य मूलतः किस स्तर में वृद्धि करना होता है? तो दोस्तों वोल्टेज के स्तर में ये वृद्धि करता है। देखिए, वोल्टेज के स्तर में जब भी ट्रांसफार्मर वृद्धि करता है तो क्या फायदा होता है? वोल्टेज को बढ़ाने से हमें लाभ क्या मिलता है? तो लिखिएगा दोस्तों, जब भी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है ना, तो जो हमें लाभ प्राप्त होता है कि इस वोल्टेज को हम कई किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। बहुत दूर तक इसको हम ट्रांसमिट करते हैं। सबसे बड़ी यही फायदा होती है वोल्टेज को बढ़ाने से। और दूसरा फायदा क्या होता है कि कॉपर जो होते हैं ना, कॉपर की जो कॉस्टिंग होती है दोस्तों वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि आप वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज के बढ़ाने से ना आपका जो करंट है वो करंट घट जाती है और कम करंट को हम पतले तार से भी ट्रांसमिट करते हैं। और आपको पता है ना, कंडक्टर दोस्तों जो आपका चालक है तांबे का, ये कितना महंगा है, आपको तो ये बहुत भली भांति प्रकार से पता है। लेकिन इससे भी महंगी इंसुलेटर होती है, इसलिए केबल जो होते हैं दोस्तों बहुत अधिक महंगे होते हैं, है ना। शक्ति का इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इनपुट में 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट में भी दोस्तों ये 1000 केवीए ही आपको प्राप्त होगा पावर, है ना। इंपीडेंस स्तर में परिवर्तन, देखिए इंपीडेंस स्तर, इंपीडेंस का दोस्तों जो प्रति इकाई इंपीडेंस होती है ना वो पैरेलल ऑपरेशन के समय इसको देखा जाता है, यहां पर नहीं। और प्रतिरोध का स्तर, प्रतिरोध कैसा होता है? तो किसी ट्रांसफार्मर में जो आपकी प्रतिरोध होती है ना, दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। कैसा दोस्तों? अनंत होता है। इसको भी आपको नोट करना चाहिए। आगे चलिए प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्विच का मुख्य कार्यभार क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्यभार होता है नेटवर्क को बंद करना और नेटवर्क को खोलना, है ना। ए व बी इसका दोनों
कार्य है, नेटवर्क को खोलना और बंद करना, यानी कि सर्किट को ये कंट्रोल करती है एक प्रकार से, यूं समझिए। जो आपके स्विच है ना, ये भी कई सारे प्रकार के होते हैं जिनका दोस्तों अलग अलग महत्व होता है अपने अपने स्थानों पर। तांबा के किस गुणों के वजह से इन्हें संयोजित वायर की भांति प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी तांबा होती है ना, इसमें एक गुण होता है निम्न आंतरिक प्रतिरोध। क्या इसमें गुण होता है दोस्तों? निम्न आंतरिक प्रतिरोध, जिसमें क्या होता है, इसकी जो चालकता होती है ना, ये बहुत अधिक होती है। जो इसकी चालकता होती है वो दोस्तों 97% चालकता इसकी मानी जाती है। अगर मैं इसकी कहूं दोस्तों कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो नोट करना प्यारे भाइयों, जो आपका तांबा है ना, इस तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो है 0.0172। कितना? 0.0172। ये विशिष्ट प्रतिरोध है। किसमें होता है? ये ओम मीटर में होती है। ध्यान रखिएगा, ये किस में होती है? ओम मीटर में। वहीं पर तापमान गुणांक के बारे में अगर पूछा जाए, जो इसका तापमान गुणांक है, इसको भी आप नोट कीजिएगा, 0.0428 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान गुणांक होता है तांबा का। किस तापमान पर होता है ये दोस्तों? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। किस डिग्री पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो आपका तांबा है, इसका तापमान यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो जो इसका गलनांक होता है ना, उस गलनांक को नोट करना दोस्तों, 1086 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका गलनांक है। लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। अगर मैं कहूं कि केल्विन में कितना होता है, तो ये 1357 दोस्तों, ये केल्विन में होता है। कितना होता है? 1357 केल्विन में। वहीं पर फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो लिखिएगा दोस्तों 1984 डिग्री फ़ारेनहाइट ये तांबा का क्या है? गलनांक है। यानी कि ये सब के सब दोस्तों जो है ना, ये सब के सब क्या है? तापमान की रेटिंग, कोई केल्विन में है, कोई फ़ारेनहाइट में, और कोई डिग्री सेल्सियस में। तो इसको आप सबको नोट करना है ना, ये केल्विन है, ये सी नहीं दोस्तों, ये के है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिएगा बिल्कुल दोस्तों, अगर फ्रेश लिखा होगा ना तो पीडीएफ भी आपको फ्रेश मिलेगा। पीडीएफ में आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। 3 कली इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कौन सी बात किसी टेक्नीशियन को संतुष्ट नहीं कर रही है? आप एक टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए और अपने दिमाग को दोस्तों थोड़ा घुमाइए। देखिए ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, अल्टरनेटिव चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ये यही करती है। रोटर को एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल सप्लाई किसको देते हैं हम? अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर को। यह सस्ता एवं अच्छा होता है, यह भी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए दोस्तों कॉमर्शियल में सबसे अधिक यही प्रयोग किए जाते हैं और घरों में भी इसी को हम काम में लेते हैं। स्थिरक को सप्लाई से संयोजित किया नहीं, स्थिरक को सप्लाई से संयोजित किया जाता है। स्थिरक का मतलब किससे है? तो इसका मतलब जो है ना वो स्टेटर से है। तो स्टेटर को सप्लाई से संयोजित किया जाता है। 3 फेज की सप्लाई, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन देखिए इसका डी करेक्ट आंसर होगा, है ना। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो हमें संतुष्ट नहीं कर रही है। सारे के सारे ऑप्शन हमें संतुष्ट कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कमरे में लगी सीएफएल दीपक को बार बार जलने बुझने का कारण पता लगाइए। आप दोस्तों एक टेक्नीशियन है ना, आप खुद पता लगाइए। चोक शॉर्ट हो गई है या चोक ओपन हो गई है? चोक दोस्तों क्या है? चोक शॉर्ट हो गई है। चोक को हम क्या कहते हैं? चोक का दूसरा नाम क्या है? नोट कीजिएगा, इसी को हम दोस्तों ब्लास्टिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टिंग के नाम से जानते हैं। चोक किस प्रकार की दोस्तों लोड है? ये एक प्रकार की इंडक्टिव लोड है। कौन सी दोस्तों? इंडक्टिव लोड होती है। इसीलिए हमें जब हम चोक लगा देते हैं ना किसी ट्यूबलाइट में, तो दोस्तों पावर फैक्टर बहुत घट जाती है। फिर इस इंडक्टिव लोड को, इस इंडक्टिव लोड का जो नेचर है, इसका जो मान है, मान को बढ़ाने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। इसके समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाते हैं। वहीं पर जो चोक है आपकी, इसका कनेक्शन दोस्तों सीरीज क्रम में किया जाता है। किस क्रम में इसको हम लगाते हैं? तो इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इसके समांतर क्रम में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे कि हमारा पावर फैक्टर सुधर जाती है। आगे बढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, करंट मापक को समांतर क्रम में लगाने से नेटवर्क को किस नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? वो दोस्तों नेटवर्क आपकी शॉर्ट हो जाएगी, सर्किट कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। देखिए जो आपका करंट मापक है ना, इसको दोस्तों अगर हमें गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपका करंट मापक यंत्र है इसको अगर गैल्वेनोमीटर में हम बदलना चाहते हैं तो इसके समांतर क्रम में, किसमें दोस्तों? समांतर क्रम में हमें निम्न मान का एक प्रतिरोध लगाना होगा, निम्न मान का प्रतिरोध लगाना होगा। फिर ये किस में बदल जाएगी? ये गैल्वेनोमीटर में, नोट कीजिएगा, ये गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित हो जाएगी। अगर मैं कहूं इस करंट मापक को वोल्टेज मापक बनाना है यंत्र, तो आप क्या करेंगे? अब दोस्तों आप थोड़ा सा आप जरूर सुन करके आपको शौक लगेगा कि करंट मापने वाली यंत्र से हम वोल्टेज कैसे माप सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल के टाइम पे जो डिजिटल प्रकार के एम्पियर मीटर आ रहे हैं ना, वो मल्टी क्वांटिटी मेजरमेंट करने वाली एम्पियर मीटर आ रही है, वो वोल्टेज का भी मापन कर सकती है। तो इस जो आपका ये जो करंट मापक यंत्र है, करंट मापी ये जो आपका यंत्र है, इस यंत्र के सीरीज क्रम में, किसमें? सीरीज क्रम में आप एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा दीजिए। फिर ये दोस्तों ये वोल्टेज का भी मापन कर सकती है। ये किसका मापन कर सकती है? फिर ये वोल्टेज का भी ये मापन कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वोल्टेज मीटर बनाना है तो सीरीज क्रम में उच्च मान का रेजिस्टेंस लगाना होगा। अगर गैल्वेनोमीटर लगाना है, बनाना है, तो समांतर क्रम में निम्न मान का आपको प्रतिरोध कनेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन, ऑसिलोस्कोप का कार्य होता है। इसका जो कार्य है दोस्तों, निश्चित समय के दौरान वोल्टेज मापन करने के लिए और वोल्टेज तरंग की आकृति को देखने के लिए। इन दोनों काम के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर मानते हैं कि ए और सी दोनों सही आंसर है। सुनना, जो आपकी ऑसिलोस्कोप होती है इसमें एक्स और वाई दो प्लेट होते हैं। अगर दोस्तों इसके एक्स और वाई प्लेट में हम एसी सप्लाई देते हैं तो बताइए ये किस प्रकार के पैटर्न का निर्माण करेगा? ये दोस्तों लिसाजस पैटर्न बनाता है। कौन सी? ये लिसाजस पैटर्न का निर्माण करता है। अगर इसी में दोस्तों यहां पर एसी के बजाय हम डीसी सप्लाई दें तो ये किस प्रकार के पैटर्न का निर्माण करेगा? ये दोस्तों एक डॉट का निर्माण करेगा। किसका? एक डॉट का निर्माण। यहां से पता चलता है कि जो आपकी ऑसिलोस्कोप यानी कि सीआरओ होती है, डीसी सप्लाई देने पर एक डॉट का निर्माण यानी कि कोई ये पैटर्न नहीं दिखाता है। अगर वहीं पर एसी सप्लाई दे तो ये लिसाजस पैटर्न का निर्माण करता है ना। लिसाजस पैटर्न किसको कहते हैं दोस्तों? ये जो आपकी पैटर्न बन रही है ना, यही लिसाजस पैटर्न कहलाती है। आपने दोस्तों देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा जब आप कहां जाएंगे टेक्नीशियन के रूप में दोस्तों, जहां पे आपका सिलेक्शन होगा। यदि कई दीपक आपस में समांतर में लगे हुए हैं, उनमें से एक दीपक खराब हो जाने से बाकी दीपक में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों बाकी जो दीपक है ना, ये प्रभावित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये प्रभावित नहीं होंगे। और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो घरों में कनेक्शन किए जाते हैं ना, वो अक्सर समांतर क्रम में किए जाते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है समांतर क्रम में करने का? ताकि जितने भी हमारे उस सर्किट से जुड़े वैद्युतिक उपकरण हैं, एक के खराब हो जाने से बाकी के वैद्युतिक उपकरणों में कोई दोस्तों खराबी ना हो, कोई परिवर्तन ना आए। समांतर प्रचालन भी हम मशीनों का इसीलिए करते हैं समांतर क्रम में, ताकि उस समांतर प्रचालन के दौरान समांतर क्रम में लगे जितने भी मशीनें या अल्टरनेटर हैं, एक मशीन के खराब हो जाने से बाकी के जो मशीन है वो आउटपुट दोस्तों फीडर तक फीड करते रहे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए। अगर हम उस मशीनों को सीरीज क्रम में दोस्तों अगर हम करना चाहें पैरेलल ऑपरेशन सिंक्रोनाइजिंग, तो वो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, है ना। वजह यही है दोस्तों, इसीलिए हमेशा समांतर क्रम में ही इनका संयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, डीसी शंट मशीन में टॉर्क होती है, इसमें टॉर्क कैसी होती है? आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है। आपने देखा हो दोस्तों, जो आर्मेचर करंट होती है ना, वो टॉर्क के बिल्कुल दोस्तों समानुपाती होती है। और जो आपके डीसी शंट मोटर है, इस डीसी शंट मोटर को सबसे अधिक लिखेगा, सबसे अच्छा स्पीड रेगुलेशन वाली मोटर मानी जाती है ना, स्पीड रेगुलेशन वाली इस मोटर को मानी जाती है। इसीलिए जो इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो दोस्तों लिखेगा पॉलिस्टर में। कहां पर? पॉलिस्टर हो गया, आपका ग्राइंडर हो गया दोस्तों, और इसके अलावा एमजी सेट है ना, एमजी सेट में
इसका प्रयोग करते हैं। तो पॉलिस्टर ग्राइंडर एमजी सेट में इसका प्रयोग करते हैं। और जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होती है, इसको भी लिखेगा, जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो दोस्तों 1.5 गुना अधिक होती है। किसका? फुल लोड टॉर्क का। फुल लोड टॉर्क का कितना होता है? 1.5 गुना अधिक होती है, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होती कि डीसी सीरीज मोटर की तरह। डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है बहुत अधिक होती है, इसलिए लोकोमोटिव में उसका प्रयोग किया जाता है। ट्रेन के इंजन में कांच के रोड को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस स्तर की करंट उत्पन्न होती है? आप दोस्तों, आप ना ये जो क्वेश्चन है आपको उस जोन में ले आया जहां से करंट का शुरुआत हुआ था। करंट को जहां से उसका इन्वेंशन शुरुआत हुआ था वहां पर, यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपको पहुंचा दिया। कांच के छड़ को जब सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है दोस्तों, स्थिर करंट आपको प्राप्त होती है। कैसा? स्थिर करंट। देखिएगा, इसमें से जो आपका कांच का रॉड है ना, कांच का जो छड़ है, ये जो कांच का छड़ है रगड़ने से इसमें पॉजिटिव आवेश आता है, और जो आपका रेशम है दोस्तों इसमें निगेटिव आवेश आती है। देखिए, जो आपका कांच है ना, ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। ये क्या है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या है? ये सुचालक, क्योंकि इसमें से करंट 8% प्रवाहित होती है। कितना? 8% इसमें विद्युत का कुचालक इसको माना जाता है। और जो कांच है ये विद्युत का सुचालक है, और कांच से हमें, कांच को रगड़ने पर इसमें से पॉजिटिव आवेश इसमें उत्पन्न होते हैं, और रेशम का जो टुकड़ा है इसमें से निगेटिव आवेश उत्पन्न होते हैं। जो रेशम है ना दोस्तों, ये एक इंसुलेटर है जिसको श्रेणी वाई और श्रेणी ई के कैटेगरी में रखा गया है। श्रेणी वाई और श्रेणी ई के कैटेगरी में रखा गया है। रेशम एक प्रकार का इंसुलेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार का दोस्तों गेम किसने खेला था, ये रिसर्च किसका है, तो ये रिसर्च दोस्तों थेल्स भाई साहब का है। किसका? ये थेल्स भाई साहब का है। उसी प्रकार जस्ट दोस्तों एक बिल्ली की खाल के साथ, किसके साथ? बिल्ली की खाल के साथ एबोनाइट की जो छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया। तो एबोनाइट की जो छड़ है और जो बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल इसमें पॉजिटिव आवेश हो गया, एबोनाइट की छड़ इसमें निगेटिव आवेश हो गया, है ना। ये किसका इन्वेंशन है? ये दोस्तों रिसर्च किसका है? तो ये गिलबर्ट भाई साहब का है। ये किसका? ये गिलबर्ट भाई साहब का है। तो इसमें बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ा गया तो पॉजिटिव आवेश, और एबोनाइट की छड़ निगेटिव आवेश, है ना। इससे दोस्तों आपको स्थिर ही करंट प्राप्त होती है। डायनामिक करंट प्राप्त करना है तो आप फैराडे के नियम को पालन करना होगा, है ना। फैराडे के किस नियम को मानना होगा? फैराडे ने 2 नियम दिया था, एक दोस्तों बैटरी के लिए और एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कंडक्टर को इन्होंने घुमाया तो डायनामिक ईएमएफ प्राप्त हुआ। वो वाला भी दोस्तों इन्हीं का ही इन्वेंशन है ना। इन्हीं का इन्वेंशन नहीं, आप यूं समझिए कि इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया गया, वो उनका प्रयोग है। वैद्युत भू संपर्कन का उद्देश्य होता है करंट लीकेज को रोकना, शॉर्ट सर्किट को रोकना, बिजली के झटके के खतरों को निपटाना। तो इसका जो आंसर है बिजली के झटके के खतरों को निपटाना। बताइए दोस्तों, जो आपका कौन सा बिजली है जो झटका सबसे अधिक देती है? तो लिखेगा एसी करंट सबसे अधिक झटका देती है। और खतरनाक कौन होता है? तो खतरनाक डीसी होता है। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको तो बिल्कुल होना चाहिए पता कि झटका एसी सबसे अधिक देती है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और खतरा सबसे अधिक दोस्तों डेंजरस कौन है? डीसी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। यही कारण है और यही सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्विमार्गी स्विच से तात्पर्य किसके कंट्रोलिंग के लिए अलग अलग दिशाओं में 2 या 2 से अधिक स्विचों को उपलब्ध करना होता है? ये दोस्तों बात कर रहा है एक लैंप के लिए, यानी कि एक लैंप को एक या एक से अधिक स्थानों से आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको द्विमार्गी स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा। एक लैंप को अगर एक या एक से अधिक स्थान से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों द्विमार्गी स्विच को काम में लेना पड़ेगा। नॉन इन्वर्टिंग वॉल्व, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ के मेमोरी किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के होते हैं। किसके? ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अभ्रक को कहां काम में लेते हैं आप? कैपेसिटर में। किसमें दोस्तों? कैपेसिटर में माध्यम के रूप में। ग्लास से आप क्या बनाते हैं? फ्यूज का
खोल आप समझिए, फ्यूज का कवर या फ्यूज का खोल बनाने के लिए ग्लास काम में लेते हैं। पत्थर कहाँ काम में आते हैं दोस्तों, तो ये मार्बल वगैरह में, कहां पर, मार्बल वगैरह में पत्थर काम में आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सिलिकॉन इसका सही आंसर है। अगला देखिएगा, वोल्टेज रेगुलेटर डायरेक्ट किस राशि को कंट्रोल करती है? दोस्तों विद्युत क्षेत्र करंट को कंट्रोल करती है। वोल्टेज रेगुलेटर दोस्तों आप यूं समझिए कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जिसको हम स्टेबलाइजर कहते हैं, वही आपका होता है ना। रेक्टिफिकेशन, आउटपुट करंट, विद्युत क्षेत्र, वोल्टेज, ये इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होती है दोस्तों शक्ति की इकाई। शक्ति की जो इकाई है वो वाट है। किलोवाट आवर किसकी है? तो ये एनर्जी मीटर की है। एनर्जी मीटर किस राशि को मापता है? खपत कराए गए राशि को हमेशा ये मापती है। किलो वोल्ट एम्पियर दोस्तों ये किसका है? ये ट्रांसफॉर्मर का है। किसका है ये? ट्रांसफॉर्मर का। मेगा वोल्ट एम्पियर ये है दोस्तों आपका सीबी का। सीबी बोले तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आपकी क्या होती है? सीबी। तो ये सारे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इसका क्या होगा? ए इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर ए है। आगे बढ़िए, किसी धात्विक चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कराया जाता है तो क्या होता है? वोल्टेज उत्पन्न करती है। ये किसका नियम है? ये फैराडे भाई साहब का ही ये गेम है ना, वोल्टेज का उत्पादन करना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है। ये दोस्तों इसका आंसर होगा कमी। अगर सीरीज में बोलता तो क्या हो जाता? वृद्धि हो जाता, क्योंकि सीरीज में जुड़ जाते हैं सारे के सारे रजिस्टेंस, है ना। तो इस एपिसोड में दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था ना, जो यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप यूपीपीसीएल में बैठना चाहते हैं इसके एग्जाम में दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको यूपीपीसीएल के द्वारा जितने भी दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अधिक से अधिक आपको सॉल्व करना है। वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहीं से आपको पकड़ में आएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन यूपीपीसीएल बोर्ड पूछता है। तो आपको दोस्तों उस चीज को सीखना होगा, उस हुनर को सीखना होगा कि जो यूपीपीसीएल है वो आखिर में किस प्रकार के क्वेश्चनों को आपके सामने रखता है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप दोस्तों आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी, आपका बहुत नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी में दोस्तों जान डालते रहिए, इसी प्रकार से तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके साथ हैं और हम लगातार आपके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इस क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कल फिर से लौट करके आइएगा। हम कल इसी का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और उस पार्ट को भी देखना आप बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।